हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरटी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम का 5वां लेक्चर। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुँचे। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने प्यारे भाई और बहनों के पास और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि हर एक बच्चा हमसे जुड़ सके और अपने सपनों को साकार कर सके। और जल्द ही आप भी कॉपी और पेन लेकर जुड़ जाइए, ताकि हम वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर दें। और बता दें कि यह हमारा 5वां लेक्चर है, जिसमें मैंने 4 लेक्चर लिया है। वह प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी है और नंबर सिस्टम के काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, उनको कवर करा दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी हैं, देख लीजिएगा। तो चलिएगा बिना वीडियो को देरी करते हुए इस खूबसूरत सेशन को शुरू करते हैं। लिखिएगा ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर, त्रिकोणीय संख्या, त्रिकोणीय संख्या। कुछ बच्चों को आज त्रिकोणीय संख्या मालूम होगा कि सर त्रिकोणीय संख्या भी होती है, और कुछ लोगों को तो मालूम होगा, लेकिन आज कुछ बच्चों को रियल बात है कि आज त्रिकोणीय संख्या मालूम होगा कि त्रिकोणीय संख्या भी होती है। जल्दी से आप लोग डिफिनीशन बताइए कि त्रिकोणीय संख्या किसे कहते हैं। वे नंबर्स जो त्रिभुज का निर्माण करते हो, अर्थात ट्रायंगल फॉर्मेट बनाते हो। 1, 3, 6, देख रहे हैं ट्रायंगल फॉर्मेट कर रहा है, ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। ये हमारा 1 डिजिट का हो जाएगा, त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ऐसे ऐसे आगे बढ़ती चली जाती हैं। फिर से 1, 2, 3, 4, 5। यह हमारा त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं। देखिएगा, एक अंक का 1, इनका योग करेंगे तो 3, इनका योग करेंगे 3, 2, 5, 1, 6, 1, 3, 6, 4, 3, 7, 3, 10, 5, 4, 9, 3, 12, 12, 3, 15। एक अंक का त्रिकोणीय संख्या का योग 1, 2 अंकों का मतलब दूसरा त्रिकोणीय संख्या 3 हो रहा है, तीसरा त्रिकोणीय संख्या 6, चौथा त्रिकोणीय संख्या 10, पांचवा त्रिकोणीय संख्या का योग 15 आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप इस मतलब देख रहे हैं कुछ तो मिल रहा है जो कि आप लोग जान रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यह क्या है? एक पदों का योग है, एक पदों का योग है। यह क्या है? 2 पदों का योग है, 2 पदों का योग। यह क्या है? 3 पदों का योग, 3 पदों का योग है। यह हमारा 4 पदों का योग है। यह हमारा 5 पदों का योग है। यह हमारा 5वें पदों का योग 15 है। यानी कि देख रहे हैं यह नेचुरल नंबर्स का सम है। जैसे
मतलब यह दूसरी संख्या है, दूसरा मतलब नेचुरल नंबर्स का सम है। जैसे देखिएगा नेचुरल नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, नेचुरल नंबर को जब निकालना रहता है n बराबर n प्लस 1 आर इक्वल टू 2। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप 1 और प्लस 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो देखिए 1 और 2 3 जोड़े हैं, दो प्राकृतिक संख्याओं का सम है। यह क्या है, तीन प्राकृतिक संख्याओं का सम है। यह चार प्राकृतिक संख्याओं का सम है। यह हमारा पांच प्राकृतिक संख्याओं का सम है, जो कि ट्रेंगल का निर्माण कर रही हैं। ऐसे आगे बढ़ती चली जाएंगी। आप लोगों को एक सीरीज मालूम हो गया कि n प्राकृतिक संख्याओं का सम आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और ट्रेंगल का निर्माण करता है। यदि हम आपसे पूछ दें कि छठवां ट्रेंगल का जो छठवीं त्रिकोणीय संख्या होगी उसका मान कितना आएगा, उसका सम कितना आएगा, तो आप ऐसे त्रिभुज बनाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन आपने एक चीज़ देखा कि यह n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, इसलिए यदि हमें छठवां निकालना रहे, छठवीं त्रिकोणीय संख्या निकालनी रहे, तो इस फार्मूले में रखकर छठवीं त्रिकोणीय संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहली त्रिकोणीय संख्या का मान 1 है, दूसरी त्रिकोणीय संख्या का मान 3 है। इस फार्मूले में आप रखेंगे, देखिएगा दूसरी त्रिकोणीय संख्या का सम जो है कि 3 है, दूसरी यानी कि n बराबर 2 रखेंगे और इस फार्मूले में रखिए n के जगह 2 और 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 2 इंटू 3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आ गया 3। कह सकते हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं का यह सम है जो कि ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। यदि हमें छठवीं त्रिकोणीय संख्या निकालनी हो तो सेम इसे मतलब ऐसे बनाकर चेक तो कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए एग्जाम में बड़ी बड़ी संख्या दे दें, पूछ दे कि 20वीं त्रिकोणीय संख्या का सम क्या होगा, तो आप ऐसे त्रिभुज बनाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और गलत भी हो सकता है। इसलिए आप इस फार्मूले का यूज करिएगा। 20वीं त्रिकोणीय संख्या का मान हमें निकालना रहेगा तो n बराबर 20 रखेंगे, 20वीं त्रिकोणीय संख्या का सम निकलेगा, यानी कि 20वीं त्रिकोणीय संख्या। तो कैसे निकालेंगे 20वीं त्रिकोणीय नंबर क्या होगा हमारा, देखिए n बराबर 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 से 10 बार में एक कैंसिल, 10 इंटू 21 अर्थात 210 हमारा 20वां त्रिकोणीय संख्या हो जाएगी। फिर से एक बार समझिएगा, पहली त्रिकोणीय संख्या ये है, दूसरी त्रिकोणीय संख्या, तीसरी त्रिकोणीय संख्या। इन संख्याओं का सम हम देखें 3 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, चौथे का 10, पाँचवें का 15। त्रिकोणीय संख्या का सम है। इसमें एक चीज़ हमें कॉमन मिल रहा है, इसमें क्या पता चल रहा है कि त्रिकोणीय संख्या मतलब नेचुरल नंबर का यह सम चल रहा है। पहली नेचुरल नंबर का सम 1 है, दो नेचुरल नंबर का सम 3, तीन नेचुरल नंबर का सम 6, तो ऐसी चलती हुई चली जा रही है। इस प्रकार से हमें एक मतलब सीरीज पे आ गए हैं n बराबर n प्लस 1/2। इसमें रखकर हम त्रिकोणीय संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग इस फार्मूले को याद रखिएगा। पूछेगा एग्जाम में पूछेगा कि 18वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी होती है, डायरेक्ट आप n के बराबर मतलब n का मान 18 रखेंगे और 18 प्लस 1 यानी कि 19 अयोरी के 2 से 18 में डिवाइड करेंगे 9 आएगा और 9 इंटू 19 आर इक्वल टू 171 आपका 18वीं त्रिकोणीय संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। समझिएगा कि इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है। एक प्रश्न लिखिएगा, एक प्रश्न लिखिएगा कि प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत कितना होता है। प्रश्न लिख देता हूं, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। प्रथम
5 ट्रायंगुलर त्रिकोणीय लिखिए, त्रिकोणीय संख्या का औसत कितना होता है, ऐसे पूछ सकता है कितना होता है। देखिए एग्जाम में कहेगा कि प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का सम क्या होगा या फिर औसत क्या होगा, 6 त्रिकोणीय संख्याओं का सम क्या होगा, औसत क्या होगा, ऐसे प्रश्न त्रिकोणीय संख्या पर बनते हैं। समझिएगा 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत पूछा है तो आप जानते हैं कि पहली त्रिकोणीय संख्या का वैल्यू होता है 1, दूसरी त्रिकोणीय संख्या का सम कितना होता है 3, और तीसरी त्रिकोणीय संख्या का सम 6, चौथी त्रिकोणीय संख्या का सम 10 और पांचवी त्रिकोणीय संख्या का सम 15। अभी बताए हैं औसत निकालना रहता है तो क्या होता है कि जितना संख्याएं होती हैं उनको सभी को जोड़कर और जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। सम निकालना रहता है केवल उन संख्याओं को जोड़ देते हैं। इतना बात तो आप लोग जानते होंगे। देखिए जोड़िएगा 15 10 25, 4 6 10, यानी कि 25 और 10 टोटल मिलकर 35 हो गए और डिवाइडेड बाई 5 आर इक्वल टू 7 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो को आप अपने प्यारे भाई और बहनों के पास जल्द से जल्द शेयर करिए ताकि बिना देरी के सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अब हेडिंग लिखिएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे सोचेंगे कि सर यह क्या पढ़ा रहे हैं, हमने तो कभी एग्जाम में देखा ही नहीं। लेकिन बाबू बता दें कि अब एग्जाम का जो पैटर्न है चेंज हो रहा है। छोटे छोटे प्रश्न होंगे और काफ़ी बेसिक से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आप लोग बेसिक तैयार रखेंगे तभी एग्जाम में बड़े से बड़ा सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा का तत्समक, गुणा का तत्समक, तत्समक। देखिएगा यह काफ़ी आसान होता है लेकिन जो लैंग्वेज होती है उसका कठिन, मतलब लैंग्वेज कठिन होता है। अर्थ नहीं समझेंगे तो सवाल को आप हल नहीं कर सकते। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है, कोई संख्या a है, हम किस संख्या से गुणा करा दें आइडेंटिटी एलिमेंट कि उसका मान परिवर्तन न हो। आप बताइएगा यहाँ पर कोई संख्या बताइए, वह कौन सी संख्या होगी जिससे इस संख्या में गुणा करा दें और उसका मान a आए, यानी कि वही संख्या हो। यहाँ पर जो संख्या होगी वही आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा का तत्समक कहलाएगा। तो समझिए a है, इसमें कौन सी संख्या से हम गुणा कराएं तो a का मान a ही रहे, बदले न। वह संख्या है हमारा 1। 1 से हम जब a में गुणा कराएंगे 1 × 1 r इक्वल टू a ही आएगा। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, गुणा का तत्समक, गुणा का तत्समक। फिर से समझिए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब यह होता है कि किसी भी संख्या में कौन सी संख्या से गुणा कराएं कि वह संख्या का मान बदले न। अर्थात समझिएगा a से कौन सी संख्या में हम गुणा कराएंगे कोई इसका मान a ही रहे तो वह संख्या केवल और केवल 1 हो सकती है। 0 रखेंगे तो आप लोग जानते हैं कि 0 कितना भी बड़ी संख्या में जब 0 से गुणा कराएंगे तो 0 को इक्वल हो जाएगा। इसलिए हमें 0 से नहीं गुणा कराएंगे, 1 से ही गुणा कराएंगे। 1 से गुणा कराएंगे तो वह संख्या
बदलेगी नहीं, अर्थात वही संख्या आ जाएगी। फिर से लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, मल्टीप्लिकेशन के जगह एडिशन लिख लीजिए। जोड़ का तत्समक, जोड़ का तत्समक, एडिशन। जोड़ का तत्समक। अब समझिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है, इसमें हम कौन सी संख्या प्लस करें, कौन सी संख्या जोड़ें कि उस संख्या का मान वही रहे, बदले ना, तभी वह संख्या, जिस संख्या को हम जोड़ेंगे वह हमारा दिए गए संख्या का आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं एडिशन होगा, यानी कि गुणा का जोड़ का तत्समक होगा। तो कौन सी संख्या होगी यहाँ पर, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन कौन सी संख्या होगी, तो वह संख्या 0 होगी, वह संख्या 0 होगी। देखिए ए में यदि हम कुछ जोड़ दें, 0 जोड़ दें, तो वह संख्या का मान वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज, यानी कि 0 हमारा जोड़ का तत्समक कहलाएगा। समझिएगा ऑप्शन वाले प्रश्न में कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए प्रश्न दे दिया कोई संख्या 5 है, तो कहेगा कि इसका जोड़ का तत्समक बताइए, जोड़ का तत्समक बताइए। ऑप्शन दे देगा 5 माइनस का 5 0 माइनस का 1 बी सी डी, ये वाला ऑप्शन। तो जब आप जानेंगे कि जोड़ का तत्समक किसे कहते हैं, कि जोड़ का तत्समक वह होता है जिससे मतलब जिसको जोड़ दें उस संख्या में मान में कोई परिवर्तन न हो, तभी तो आप कर पाएंगे। अन्यथा यदि आप शब्द को ही नहीं सुने होंगे या फिर जोड़ का तत्समक का अर्थ ही नहीं जानेंगे तो सवाल तो आसान है लेकिन गलत करके जरूर आएंगे। जोड़ का तत्समक माने कि उस संख्या में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे वह संख्या का मान बदले न हो, नो चेंज हो, यानी कि 0 वह संख्या होगी। 0 को आप 5 में जोड़ेंगे तो 5 ही 5 रहेगा, उसका मान बदलेगा नहीं। अब हेडिंग लिखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। गुणा का प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणा का प्रतिलोम, गुणा का प्रतिलोम, गुणा का प्रतिलोम। जैसे समझिएगा कोई संख्या a है, तो हम पूछ दिए कि इसका गुणा का प्रतिलोम क्या होगा। यहाँ पर कौन सी संख्या रखी जाए कि उसका मान उस संख्या में गुणा कराने पर जो दी गई संख्या है 1 आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने 1 रख दिया, a हमारी कोई संख्या है, इसमें किस संख्या से गुणा कराएं कि उनका वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए। तो हम कहें x मान लीजिए, अब देखिएगा x का मान क्या हो जाएगा 1/a, यही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अर्थात गुणा का प्रतिलोम होगा। देख लीजिए कैसे, a है, हम 1/a से जब गुणा कराएंगे तो हमारा कट के 1 के इक्वल हो जाए, 1 आ जाएगा। यानी कि जो दी गई संख्या होती है उसी को पलट दें, वही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। a है तो इसी को पलट दीजिए, 1/a हो जाएगा, या फिर x रख कर मान निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। अब लिखिएगा
एडिशन इनवर्स, जोड़ का प्रतिलोम, जोड़ का प्रतिलोम, एडिशन इनवर्स, जोड़ का प्रतिलोम। जोड़ का प्रतिलोम, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमें ए दे दे, तो उसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 0 को इक्वल हो जाए। यहाँ पर जो संख्या जोड़ी जाएगी वही हमारा जोड़ का प्रतिलोम कहलाएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि ए एक संख्या है, उसमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि उसका वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। जो वैल्यू को जोड़ेंगे, जिस वैल्यू को हम जोड़ेंगे वही हमारा जोड़ का प्रतिलोम कहलाएगा, यदि उस पूरे वैल्यू का मान 0 हो जाए तब। समझिएगा, हमारा प्लस ए है, हम माइनस ए जोड़ देंगे तो प्लस माइनस ए मिलकर 0 बना देंगे, अर्थात ए हमारा मल्टीप्लिकेटिव मतलब जोड़ का प्रतिलोम कहलाएगा, एडिशन इनवर्स कहलाएगा। फिर से समझिए, जो दी गई संख्या होती है उसका एडिशन इनवर्स निकालना हो तो उस संख्या में उसी का चिन्ह पलट के जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं, वह हमारा एडिशन इनवर्स कहलाता है। जैसे ए है, हमको 0 बनाना है तो माइनस ए जोड़ देंगे और टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि ये हमारा एडिशन इनवर्स कहलाएगा। फिर अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। बाबू, हम वो चीज़ पढ़ा रहे हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और अर्थ नहीं पता रहता है और बच्चे अक्सर गलती करके आ जाते हैं। आप लोग इसे इग्नोर मत करिएगा, पढ़ लीजिएगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं, एग्ज़ाम में अक्सर देखे जाते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, संख्या के गुणधर्म, संख्या के गुणधर्म। हमारा नंबर सिस्टम 0 से स्टार्ट हुआ है और पूरा एडवांस लेवल तक जाएगा। कंप्लीट पढ़ाना मेरा काम है, आप लोग इससे जुड़े रहिएगा। कंप्लीट सिलेबस आपका होगा ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत न आए। फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, समवर्क नियम, समवर्क नियम, समवर्क नियम। यह नियम क्या करता है? देखिएगा, जब मैथमेटिशियन गणित को बना रहे थे, मतलब गणित को हल करने का आसान तरीका ढूंढ रहे थे, तो उसमें ये सारे नियम्स खोजे गए कि क्लोजर लॉ ऐसे काम करेगा, अबंटन लॉ ऐसे काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे काम करेगा। मतलब जब गणित को बना रहे थे, गणितज्ञ गणित को बना रहे थे, तो उन्होंने मिलकर इन सभी नियमों का निर्माण किया था। और निर्माण इसलिए हुआ है कि कोई भी जो कैलकुलेशन हो वो टफ ना हो, इन नियमों का प्रयोग करके उसे आसान बनाया जाए, इसलिए इन नियमों को हमें सीखना जरूरी है। समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक में हम 1 जोड़ दिए, एक में 2 जोड़ दिए, वह क्या हो जाएगा? 2। -1 + 2 आर इक्वल टू 1, -1 - 2 आर इक्वल टू 3, -2 + 1 आर इक्वल टू -1,
-1 यानी कि नॉर्मल प्लस वाले और माइनस वाले जो नियम हैं क्लोजर ला के अंदर आते हैं। फिर इसी प्रकार से एक हमारा मल्टीप्लिकेशन में भी है, -1 इंटू -2 आर इक्वल टू 2। फिर से -2 इंटू 1 आर इक्वल टू -2, -1 इंटू +2 आर इक्वल टू -2, 1 इंटू 2 आर इक्वल टू 2। तो देखिए नॉर्मल प्लस वाले प्लस और माइनस वाले जो चिन्ह हैं और इसमें मल्टीप्लिकेशन, ये तो हमारा ऐड है, ऐड वाला है, जोड़ वाला क्लोजर ला है, और ये हमारा मल्टीप्लाई वाला। तो नॉर्मल ऐड वाला, नॉर्मल प्लस माइनस वाला जो भी है वो हमारा क्लोजर ला के अंदर आते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस सारे नियम को जब हम बता देंगे तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो अभी हम बता देंगे। प्रश्न क्या होता है, इसमें 4 नियम है, चारों नियम में ये एक एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि बताइए यह कौन से नियम का पालन कर रही है। यदि आप पढ़े होंगे तभी बता पाएंगे कि यह क्लोजर ला का उदाहरण है, अर्थात क्लोजर नियम को पालन करता है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। नॉर्मल प्लस वाले, नॉर्मल माइनस वाले, ये सारे नियम समोरक नियम में ही आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव बंटन नियम, बंटन नियम ना लिखिए, वो लास्ट वाला नियम है। एसोसिएशन नियम लिखिएगा, समोरक नियम, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। इसमें क्या होता है, जैसे समझिए एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ समझिएगा, A प्लस B प्लस C हम कर दिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस का C। कोई दिक्कत नहीं होगा, वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। देख रहे हैं कैसे कैसे नियम बदल रहे हैं, और इन नियम को बनाया गया गणित में इम्प्रूव लाने के लिए। गणितज्ञ नियम खोजते रह गए, गणितज्ञ नियम खोजते गए और हमारे गणित में सुधार आती गई, और जो भी चीज़ थे उसको हम डिटेल में सीखते गए। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई में भी होता है, 1 इंटू बी इंटू सी है तो ए इंटू बी हो जाएगा, और सी कोई प्रभाव नहीं होगा, आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, इधर 5 + 3 आर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2 + 5 + 3 कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर 8 हो गया, आप +2 10, यहाँ पर भी 7 + 3 आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देख रहे हैं कोई वैल्यू पर इफेक्ट नहीं आ रही है। फिर यहाँ पर समझिए कि मान लीजिए ए का मान 2 है, इंटू इसका मान 3 इंटू 4 है, तो कितना होगा, फिर इधर कर लीजिए 2 इंटू 3 और कोष्टक में 4। देखिए 4 × 12 और 12 दूना 24, 2 × 6, 6 × 24, मान सेम आ रहा है। केवल आप लोग नियम को याद रखिएगा कि यह नियम मतलब साहचर्य नियम ऐसे लगता है। परीक्षा में क्या होता है कि एग्जाम्पल दिए जाएंगे और पूछेंगे कि यह कौन से नियम का पालन कर रहा है। नॉर्मल प्लस और माइनस वाला जो नियम था वो किस में था,
इससे पहले वाला नियम जो कि हमारा कौन सा नियम था, साहचर्य नियम था, क्लोजर लॉ था। और इसमें देखिएगा सभी को प्लस माइनस को एक में कर दिया, दो को एक में कर दिया है, दो को एक में कर दिया या फिर दो को मल्टीप्लाई कर दिया है, ये सारे नियम। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा क्रम विनिमय नियम, अर्थात ये मतलब क्रम विनिमय नियम को ही इसमें इन्वॉल्व किया गया है। क्रम विनिमय नियम, कम्युनिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जैसे समझिएगा हमारा a प्लस बी है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, b प्लस ए भी लिख सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। या फिर a इंटू बी है तो इसको b इंटू ए भी लिख सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। यही हमारा क्रम विनिमय नियम होता है। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे क्लियर हो चुका होगा, सभी बच्चों को। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, इतना क्लियर हो चुका होगा। चलिएगा नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा हमारा, नेक्स्ट हेडिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। 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 यह हमारा लास्ट नियम है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। बंटन थोड़ा सा चल नहीं रहा है बाबू, पानी लग गया इसलिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। बंटन नियम हमारा क्या कहता है, जैसे मान लीजिए a है, a इंटू बी प्लस सी आर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी, यह हमारा बंटन नियम में आता है। a इंटू बी प्लस सी, ए प्लस बी इंटू सी से गुणा करा दिए, यह हमारा बंटन नियम को
पालन करता है, अर्थात यह हमारा बंटन नियम में शामिल होता है। उम्मीद करता हूँ कि चारों नियम आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इस नियम से मतलब काफ़ी आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मालूम रहेगा तभी आप कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कौन सा नियम का पालन करता है। हालांकि मैं कराऊंगा, आप लोग करिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। पहले थ्योरी कंप्लीट हो जाए। अब नेक्स्ट रीडिंग लिखिएगा, राउंड अप वैल्यू। राउंड अप डेसिमल, राउंड अप नियरेस्ट डेसिमल, नियरेस्ट डेसिमल। राउंड अप नियरेस्ट दशमलव, निकटतम दशमलव मान, निकटतम दशमलव मान, निकटतम दशमलव मान। ये वो चीज़ है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग इसको इग्नोर करके चले जाते हैं। मैं पूछ लूँ कि बताइए 21.4 का निकटतम दशमलव मान क्या होगा? निकटतम दशमलव मान क्या होगा? मान क्या होगा बताइएगा। फिर से 19.7 का निकटतम दशमलव मान क्या होगा? फिर बताइएगा। 22.67 का निकटतम मान क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि 21.4 का निकटतम मान क्या होगा, 19.7 का निकटतम मान नियरेस्ट डेसिमल नंबर्स क्या होगा, अब 22.67 का नियरेस्ट डेसिमल नंबर्स क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो मैं बता दूं 21 का हमारा नियरेस्ट मान हो जाएगा 21, 19.7 का 20, 22.67 का हमारा हो जाएगा 23। बाईस पॉइंट 67 का 23 हमारा नियरेस्ट डेसिमल नंबर्स हो जाएगा। आप लोग एक नियम जानते होंगे या फिर पढ़े होंगे कि जो संख्याएं 5 या 5 से ऊपर होती हैं उनको मतलब उनका नियरेस्ट डेसिमल नंबर उसके आगे वाला नेक्स्ट वाला लिया जाता है। आप लोग इस नियम को लिख लीजिए, जब दशमलव संख्या 10, पहले समझिएगा, ये हमारा समझ लीजिए 24.4 ये क्या है हमारा, ये डेसिमल वाला पार्ट है, डेसिमल वाला पार्ट। ये हमारा इंटीजर वाला पार्ट है, इंटीजर। ये हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट है, फ्रैक्शन वाला पार्ट है। नियम क्या है, जब दशमलव मान 0.5 या 0.5 से बड़ी हो तो नेक्स्ट वाला आएगा, नेक्स्ट अगला
वह छोटा होगा, छोटा रहेगा तो वह संख्या ही होगी, वह संख्या ही होगा। यानी कि 24.5 है, यदि यह 5 हो या 5 से बड़ी होता तो इसका नियरेस्ट जो डेसिमल नंबर्स होता वह 25 हो जाता, लेकिन 5 से छोटा है तो यानी कि इसका डेसिमल जो नंबर्स है, नियरेस्ट वैल्यू है, वह हमारा 24 ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। समझिए, जब 0.5 हो या 5 से अधिक हो तो जो नियरेस्ट डेसिमल वैल्यू है वो हमारा अगला वाला होगा, और जब कम है, 5 से कम है, तो वह संख्या जो होगी वही हो जाएगी। जैसे समझिएगा 25.5 है तो इसका 26 होगा, 25.6 है तब भी हमारा 26 होगा। लेकिन 5 से कम हो, ये वाली नंबर्स जो है 5 से कम होगा तब हमारा जैसे 25.4 होता तब हमारा 25 ही होता। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। इसी बात पर 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ये मतलब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं बाबू, आप लोग इग्नोर कर देते हैं, बट इसे इग्नोर मत करिए, पढ़ के जाइए। अक्सर बड़े बड़े एग्जाम में ये छोटे छोटे चीज़ पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चों को अर्थ ही नहीं मालूम होता है और एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए मैं पूछ देता हूँ 8176 का दशमलव मान कितना होगा। टेंथ राउंड ऑफ नियरेस्ट डेसिमल नंबर क्या होगा। टेंथ राउंड ऑफ नियरेस्ट डेसिमल क्या होगा, 10th वाला बताना है। 100 वाले पर बताइए, 100th वाले पर राउंड ऑफ नियरेस्ट डेसिमल बताइए, नियरेस्ट डेसिमल क्या होगा। नियरेस्ट क्या होगा, नियरेस्ट डेसिमल क्या होगा। फिर से आप 1000 वाले पर बताइए, 1000 वाले पर क्या होगा, 1000 पे क्या होगा नियरेस्ट डेसिमल नंबर। तो समझिएगा, ये हमारा 10th वैल्यू होता है, 100 वैल्यू, 1000 वैल्यू, 10,000 वैल्यू। समझिएगा, जिस प्रकार से पॉइंट के राइट साइड में, पॉइंट के लेफ्ट साइड में ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, उसी प्रकार से दशमलव के बाद इधर से 10th वैल्यू, 100 वैल्यू, 1000 वैल्यू, 10,000 वैल्यू, ऐसे चलता है। तो समझिएगा 10th वैल्यू पूछा है कि 10वीं मतलब 10th वैल्यू के बाद नियरेस्ट डेसिमल क्या होगा। तो समझिएगा, जब हम इसका पूछें तो ये डिसाइड करता है ये वाला कि यहाँ पर क्या चीज़ आएगा। यदि हम 100 की बात करें तो ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर क्या होगा। यदि हम 1000 की बात करें तो ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो हमने 10th वैल्यू का पूछा है तो ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। तो समझिएगा, देखिए एक हमारा क्या है, 5 से छोटा है तो वही संख्या आ जाएगी। 10th वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, 21.8 ये वाला डिसाइड करेगा कि यहाँ पर क्या लिखना है। इसी प्रकार से 10th वैल्यू हम 100 वैल्यू पूछ रहे हैं तो ये वाला हमारा डिसाइड करेगा कि यहाँ पर क्या लिखना है। देखिए 7 5 से अधिक है, 0.5 से अधिक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि अगला वाला आता है, यानी कि 21.82 1000 का मान पूछे, 1000 डेसिमल नंबर्स का मतलब
थाउजेंड नियरेस्ट डेसिमल नंबर्स क्या होगा, ये वाला डिसाइड करेगा। तो क्या हो जाएगा 21.816 है, 5 से अधिक है तो एक बढ़ जाएगा 8। बारीकी देखिए, ऐसे एग्जाम में दे देगा और पूछ देगा कि बताइए 10th नियरेस्ट डेसिमल नंबर्स क्या होंगी, या फिर 100 नियरेस्ट डेसिमल नंबर्स राउंड अप नंबर्स क्या होंगी। ये तो रहा हमारा राउंड अप वैल्यू। अभी समझिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ये हमारा राउंड अप नियरेस्ट वैल्यू है, और इसके बाद जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसमें अंतर होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में केवल इतना ही जानकारी देंगे और नेक्स्ट वीडियो में सारा कंप्लीट बताएंगे। तब तक उस वीडियो को मतलब इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, और जो प्लेलिस्ट में इससे पहले कि हमने 4 लेक्चर ली है उसको भी देख लीजिएगा। और जहाँ तक हो सके आप इस वीडियो को अपने प्यारे भाइयों और बहनों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि इस शानदार क्लास का शानदार तरीके से हर एक बच्चा मुफ्त में लुत्फ उठा सके। चलिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।